नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम डी एवं एक ब्लॉक के तत्व वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर से हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और पिछले लेक्चर में हमने इनका सामान्य परिचय व डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। आज हम डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों को स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में मैं आपको डी ब्लॉक तत्वों का भौतिक गुण नंबर 1, भौतिक गुण नंबर 2, परमाणविक व आयनिक त्रिज्याएं और नंबर 3 आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं। हम सब हेडिंग डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व के गुण। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं ये सभी धातुएं हैं, इसीलिए ये धातुओं के गुण प्रदर्शित करती है। यह आघात वर्धनीय होती है, ये तन्य होती है अर्थात इनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं, ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। यह मेंशन कर देता हूं, ये सभी तत्व धातु है। यह है आघात वर्धनीय, अर्थात पीट कर इनके लंबे चदर बनाए जा सकते हैं, तन्य खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। नंबर फर्स्ट गुणों में हम ले रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर सभी संक्रमण तत्व अत्यधिक कठोर होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं क्योंकि बंध बनाने में बाह्यतम एस कोश के इलेक्ट्रॉनों के अलावा आंतरिक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं और जैसे जैसे डी उपकोश में ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इनके गलनांक व क्वथनांक के मान बढ़ते हैं और D5 पर अधिकतम होने के बाद, क्योंकि D5 के बाद पुनः इनका युग्मन होने लगता है, इसीलिए फिर गलनांक व क्वथनांक के मान घटते हैं। इसको हम लिख लेते हैं। तो देखो, ये कठोर जिंक, कैडमियम, मरकरी के अलावा ये कठोर नहीं होती। होती है संक्रमण तत्वों के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट के मान कुछ होते हैं। कारण मैंने अभी आपको बताया है, मैं नोट कर देता हूं।
इसके पीछे रीजन ये है, बंध बनाने में जब धातु के बीच में बॉन्ड बनता है उसमें बाह्यतम NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन के अलावा अंदर वाला जो डी कोश है या डी कक्षक है, N-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। खाली मैग्नीशियम और टेक्नीशियम दो को छोड़ दें तो D5 विन्यास पर इनके गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। जैसे जैसे युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ए युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 5 में डी उपकोष आधा भर जाएगा, बढ़ने पर D5 तक गलनांक बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या होगा, D5 के बाद छठा आएगा, छठा युग्मन होगा, तो इसके बाद घटते हैं। देखो इसको मैं आपको समझा देता हूं। डी कोश में 5 कक्षक होते हैं, तो जब तक एक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, D1 में 1 है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, तो एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अब जैसे D6 आएगा अब इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, अब युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। तो D5 के बाद युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है, इसीलिए इनके गलनांक के मान भी घटते हैं। अब देखो इसमें एक तो हमने ले लिया गलनांक क्वथनांक, एक और आता है कणन एंथैल्पी। कणन एंथैल्पी क्या होती है, किसी पदार्थ के एक मोल को उसके गैसीय परमाणु में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कणन एंथैल्पी कहलाती है। धातु परमाणु परस्पर धात्विक बंध द्वारा जुड़कर धातु का निर्माण करते हैं। यदि हम धातु को इसके अवयवी परमाणु में तोड़ें तो धातु को उसके अवयवी परमाणुओं में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कणन एंथैल्पी कहलाती है। धातुओं में परबल धात्विक बंध पाए जाते हैं, इसीलिए अवयवी परमाणु में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान अधिक होता है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड अधिक प्रबल है, तो तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कणन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा। सवाल ये आता है इनकी कणन एंथैल्पी के मान अधिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है परबल धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है और कणन एंथैल्पी के मान भी बढ़ते हैं। तो कणन एंथैल्पी क्या होती है, धातु को उसके अवयवी परमाणुओं में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कणन एंथैल्पी कहलाती है। अब इनके यानी संक्रमण तत्वों के कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, क्योंकि
एक विथ इलेक्ट्रॉन के कारण प्रबल धात्विक बंध बनता है। जैसे जैसे एकविध इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी कण एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। 3D श्रेणी की अपेक्षा 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि भारी तत्वों में धातु धातु बंधों की संख्या अधिक होती है। तो 3D से 4D व 5D श्रेणी तत्वों की कण एंथैल्पी अधिक होती है। क्या है? धातु धातु बंधों की अधिकता। जैसे जैसे धातु का परमाणु परमाणु बढ़ेगा धातु धातु बंध बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। तो यहां पर हमने दो चीजें कंसीडर की, इनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं और कण एंथैल्पी के मान भी उच्च होते हैं। कारण भी हमने कंसीडर किया। यदि आप यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे जैसे एकविध इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी कण एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं P5 विन्यास पर एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो है कण एंथैल्पी जो है एक श्रेणी में उच्च होती है। अब हम सेकंड जो जनरल कैरेक्टर है वो ले रहे हैं, वो है परमाणविक व आयनिक आकार। आकार बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं, त्रिज्या। सबसे पहले सवाल आता है ये आकार होता क्या है। तो देखो मान लो ये सबसे बाहर वाला कोष है संयोजी कोष और ये है इसका न्यूक्लियस। यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणविक आकार। तो किसी परमाणु के नाभिक व संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? परमाणु आकार। परमाणु आकार कहलाता है। एक संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है लेकिन कंटिन्यू नहीं घटता। पहले परमाणु आकार घटेगा फिर लगभग समान और उसके बाद परमाणु आकार बढ़ता है। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं, एक संक्रमण श्रेणी बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट जाने पर
आकार घटता है। मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों को श्रेणीवाइज अध्ययन करेंगे, जैसे 3D 4D 5D 6D। क्यों घटता है, इस पर आने से पहले हम दो फैक्टर पढ़ते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। पहला फैक्टर है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। हम यहाँ संयोजी कोष की बात कर रहे हैं, तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक कितने अपनी ओर आकर्षित करेगा, हालांकि नाभिक उस परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है, उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है, लेकिन हम संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बढ़ते हैं। अंदर क्या हो रहा है उसको हम बहुत कम कंसिडर करते हैं, बाहर क्या हो रहा है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो ये क्या है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश डेरिवेटिव कहलाता। अब सपोज करो यदि इस संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जा रहा है तो आकार, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बाहर है उसको नाभिक तेजी से अपनी ओर खींचेगा तो आकार क्या होगा, घटेगा। इसीलिए ध्यान रखें प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। नाभिक का आवेश प्रोटॉनों के कारण होता है और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। इसीलिए यदि हम कंपैरिजन करें दो परमाणुओं का, एक का परमाणु क्रमांक कम है दूसरे का ज्यादा है, तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसका नाभिकीय आवेश भी ज्यादा होगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है ये परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश ये परमाणु आकार के युक्त क्रमानुपातिक होता है। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु आकार घटेगा। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर मैं आपको और पढ़ा रहा हूं, इनको आप अच्छे से समझ लें, ये समझ में आना जरूरी है, हालांकि 11th में था। दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अलग लाइन से मैं लिखता हूं। ये बाह्य कोष है, ये आंतरिक कोष है। जैसे हम 3D की बात करें तो ये 4x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3D। अब देखो ये बाह्य कोष में मान लो इलेक्ट्रॉन है और अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, आंतरिक कोष में मान लो 3 है। तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के आकर्षण बल को घेर लेते हैं। परिणाम स्वरूप
बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के आकर्षण बल को आवरित करना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। यदि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव अधिक है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे महाभारत में जब चक्रव्यूह रचा गया था तो बीच में अभिमन्यु है, चारों तरफ कौरवों की सेना थी। अब क्या हुआ, बाहर पांडव थे, लेकिन जो चक्रव्यूह रचा गया है उसको तोड़कर पांडव अंदर नहीं आ पाए, इसीलिए अभिमन्यु तक सहायता नहीं पहुंची और कौरवों ने उसको घेर के मार दिया। अगर बाहर वाले अंदर आते तो अभिमन्यु नहीं मरता। ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे सपोज करो कि मेरे चारों तरफ एक 4 लोगों की बाउंड्री है और बाहर मेरे मिलने वाले दोस्त। अब मैं अपने दोस्त के पास अगर जाना चाह रहा हूं तो ये 4 लोग जो मुझे घेरे हुए हैं, ये जब मैं बाहर निकलने का प्रयास करूंगा तो कहेंगे कहां जा रहा है, हम अभी खड़े हैं। कहने का मतलब है उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, अब मैं बाहर अपने दोस्त के पास नहीं जा पाता। अगर 4 की जगह 10 हो जाएंगे तो मुझे ज्यादा घेर लेंगे, अब तो बाहर जाने का चांस ही नहीं है। और अगर 4 की जगह 1 है तो मैं अपने दोस्त के पास आसानी से जा सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के आकर्षण बल को आवरित करना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब क्योंकि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को घेर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, तो बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लग रहा है तो वो नाभिक से दूर जाएगा, और नाभिक से दूर जाएगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा। जितना परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर जाएगा, आकार उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो ये क्या है, संयोजी कोश के आंतरिक, संयोजनीय आंतरिक आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के आकर्षण बल को आवरित करना, घेर लेना, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। इससे क्या होगा, इसके कारण संयोजी कोश बोल रहे, बाह्य कोश बोल रहे, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है। तो आकर्षण बल कम लगेगा तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। तो प्रभावी नाभिक के आवेश जो हैं ये परमाणु आकार के समानुपातिक होता है। तो 2 फैक्टर हैं, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा तो परमाणु आकार घटेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा। क्योंकि जितना अधिक आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को घेरेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो आकार बढ़ेगा। इरेज करते हैं फिर बात करेंगे। देखो, परमाणविक और आयनिक आकार में हम 3D श्रेणी की बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो आकार घटता है। मैग्नीज
आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहां तक आकार जो है तो लगभग समान रहता है। और जब हम कॉपर और जिंक तक जाते हैं, कॉपर से जिंक, तो यहाँ पर आकार बढ़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, शुरू में 21 से जब 30 की तरफ जा रहे हैं, 21 से 22, 23, 24, 25, 26 से 30 तक जा रहे हैं, तो लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। और परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा है। लेकिन जब हम इसके डी में जाएंगे तो डी में 1 होगा, या 2, या 3, या 4। तो क्रोमियम तक डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण आंतरिक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव कम होगा। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक लगेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जाएगा, आकार घटेगा। तो यहाँ शुरू में आकार घटने के कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है ये ज्यादा है, किससे? परिरक्षण प्रभाव से। इसीलिए आकार क्या होगा? घटेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश अपना काम करेगा। यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि डी में अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो गई है। तो ये परिरक्षण प्रभाव जो है बढ़ गया है। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश को बैलेंस कर लेगा, इसीलिए आकार ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, लगभग समान। लेकिन यहां पर जो परिरक्षण प्रभाव है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको लिख रहा हूं जेड इफेक्टिव, से अधिक हो जाएगा, क्योंकि अब डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 और 10 हो गई है। अब ये डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को पूरी तरह कवर कर लेंगे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा, इसलिए आकार बढ़ेगा। तो एक संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती है, लेकिन ये कमी नियमित नहीं होती है। जैसे 3D श्रेणी में पहले घटता है, फिर लगभग समान, फिर बढ़ता है। कारण क्या है? डी कक्षक में या डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण आकार में कभी कमी होती है, कभी समान और कभी वृद्धि होती है। अब देखो, हम श्रेणियों की बात कर रहे हैं। यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो कोश संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है, इसीलिए परमाणु आकार बढ़ता है। यदि हम 3D और 4D श्रेणी की बात करें तो 3D से 4D श्रेणी का आकार बड़ा होता है, क्योंकि 4D 3D से नीचे है, कोश संख्या अधिक है। अब 4D से 5D का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन देखो 3D से 4D का आकार बड़ा होता है, इसी प्रकार 4D से 5D का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों का जो आकार है ये क्या होता है? लगभग समान। ये क्रम किसका है? आकार। इसको यहां से हटा देता हूं, श्रेणी का। 3D से 4D में जाने पर कोश संख्या बढ़ने के कारण 4D श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार 3D से अधिक होता है, लेकिन 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? देखो, मैं बात कर रहा हूं जैसे 4D श्रेणी की, चलो 3D की कर लेते हैं। स्कैंडियम, उसके बाद कौन आएगा? टाइटेनियम। 3D में, 4D में यूट्रियम, फिर जर्कोनियम। 5D में लैंथेनम, उसके बाद हाफनियम। अब देखो, इसका परमाणु क्रमांक है 21, इसका परमाणु क्रमांक है 22, इसका है 39, इसका है 40, इसका है 57, लेकिन इसका कितना है? 72। तो 22 से 40 आए, कितने की वृद्धि हुई?
+18 की वृद्धि हुई। लेकिन जब 40 से 72 आए तो कितने की वृद्धि हुई? +32 की वृद्धि हुई। होनी चाहिए 18 की, लेकिन हुई कितने की? 32 की। यानी यहां पर +14 की अतिरिक्त वृद्धि हो गई। ये किसके कारण है? क्योंकि लेंथेनम के बाद, लेंथेनम और हाफियम के बीच में कौन आते हैं? लेंथेनाइड तत्व। और ये कुल कितने हैं? 14। तो 4D से 5D में जाने पर नाभिकीय आवेश में ये जो +18 +32 की वृद्धि है, किसमें वृद्धि हो रही है? नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है। तो 4D से 5D में जाने पर नाभिकीय आवेश में +14 की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। होना चाहिए 18, लेकिन 32 की वृद्धि हो रही है, तो डिफरेंस कितने का आया? 14 का। तो 14 की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक हो जाएगा और आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है। तो लेंथेनाइड तत्वों के कारण 4D से 5D में जाने पर नाभिकीय आवेश में 18 बढ़ना चाहिए, लेकिन +14 एक्स्ट्रा हो गया। +14 की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप आकार बढ़ने के बजाय घट जाता है। इस संज्ञा बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन। इसी कारण 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के लगभग बराबर हो जाता है। अब देखो, हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। यदि ऑक्सीकरण संख्या समान है, तो ऑक्सीकरण संख्या समान होने का मतलब क्या है? चार्ज समान है। ऑक्सीकरण संख्या समान है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या घटती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। इसको मैं लिख देता हूं। ऑक्सीकरण अवस्था समान होने पर, चार्ज अगर इक्वल है, यदि परमाणु क्रमांक बढ़ा तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनिक आकार घटता है। आयनिक आकार क्या होता है? किसी आयन के नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। इसका एग्जांपल ले रहा है, जैसे स्कैंडियम पर भी मान लो +2, टाइटेनियम पर भी मान लो +2, Cr क्रोमियम पर 2, मैग्नीज पर भी मान लो +2, आयरन पर भी मान लो +2, कोबाल्ट पर भी +2, निकल पर भी +2, कॉपर पर भी +2 और जिंक पर भी +2। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, ऑक्सीजन संख्या सबकी समान है +2, आकार घटेगा। तो सबसे बड़ा होगा स्कैंडियम +2 का आकार, सबसे छोटा होगा जिंक +2 का आकार। क्यों? इसका कारण है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश।
ये बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जाएंगे और आकार घट जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको इस लेक्चर में डी ब्लॉक के तत्वों के दो सामान्य गुण, भौतिक गुण और परमाणविक व आयनिक आकार के बारे में पढ़ाया, और सभी बच्चों के लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार प्रभावी नाभिक आवेश परमाणु आकार को घटाता है, और किस प्रकार परिरक्षण प्रभाव परिरक्षण प्रभाव परमाणु आकार को बढ़ाता है। तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने पर आकार घटेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणु आकार बढ़ेगा। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।